हाय एवरीवन, वेलकम लर्न कॉमर्स वंस अगेन एंड इस रिवीजन सीरीज के अंदर जैसे हमने पिछली वीडियोस के अंदर अकाउंट्स के कुछ क्वेश्चंस डाले हैं इंपॉर्टेंट, और आज मैं आपके सामने इकोनॉमिक्स के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस 12th क्लास के नेशनल इनकम के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे आपको पता ही है कि हमारे पेपर 12th क्लास के कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन हो गए हैं, पर अभी कैंसिल नहीं हुआ है। जब तक कैंसिल नहीं होता तब तक आपको रिवीजन चालू रखनी है, और इसीलिए इस इकोनॉमिक्स के अंदर नेशनल इनकम के टॉपिक के ऊपर कुछ एमसीक्यू आज की वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नेशनल इनकम के 12th क्लास इकोनॉमिक्स के इस रिवीजन सीरीज जो हमने स्टार्ट की हुई है डेली बेसिस पर वीडियोस के अंदर, उसके अंदर आपको आज मिलेंगे इस नेशनल इनकम के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास, कैन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी बी ग्रेटर देन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी क्या जीडीपी जीएनपी से बड़ा हो सकता है? नो, यस, नेवर या कांट से। आपको क्या लगता है, क्या जीडीपी जीएनपी से बड़ा हो सकता है? जीडीपी और जीएनपी ये दो चीजें हैं, आपको पता लगाना है कि ये चीज बड़ी क्या हो सकती है। ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है। नॉर्मली नेशनल इनकम हमेशा बड़ी होती है, पर क्या डोमेस्टिक प्रोडक्ट बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता, इसको आज हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। देखो, जीएनपी कैसे निकलता है। जीडीपी में अगर मैं एनएफआई ऐड कर दूं तो मेरा जीएनपी निकल आता है, ठीक है ना, क्योंकि डोमेस्टिक में एनएफआई ऐड करेंगे तो नेशनल निकल आता है। ये फॉर्मूला हमारा बनता है जीडीपी में एनएफआई ऐड करें जीएनपी निकल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास जीडीपी 100 है और एनएफआईए अगर नेगेटिव हो जाता है तो जीएनपी आपका 80 हो जाएगा। यानी कि अगर एनएफआईए नेगेटिव है, एनएफआईए क्या होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस करते हैं तो एनएफआईए आता है। अगर एनएफआईए नेगेटिव हो जाए, जो कि हो सकता है, तो जीएनपी आपका जीडीपी से कम हो सकता है, मतलब उस वक्त जीडीपी आपका ज्यादा हो सकता है जीएनपी से। तो यस, जीडीपी कैन बी ग्रेटर देन जीएनपी व्हेन एनएफआईए इज नेगेटिव, ये रीजन है इसका। तो इसका आंसर यस है, ठीक है ना। जीडीपी जीएनपी से बड़ा हो सकता है अगर एनएफआईए नेगेटिव है, तो ये मैंने आपको प्रूव भी करके दिखा दिया। ओके, चलो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन बताना है, स्टेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट आपको ट्रू लगती है? रेंट इज अ फैक्टर इनकम, रॉयल्टी इज नॉट अ फैक्टर इनकम, टैक्स इज अ फैक्टर इनकम, या सब्सिडी इज अ फैक्टर पेमेंट। ध्यान रखना, कई क्वेश्चंस के अंदर बीच में स्टेटमेंट नॉट वर्ड लिखा होता है, तो नॉट पर जरूर ध्यान रखना है कि नेगेटिव पूछ रहे हैं वो। तो आपको इसमें से एक ट्रू स्टेटमेंट एक है, यानी कि इसमें 3 स्टेटमेंट गलत है, तो आप 3 स्टेटमेंट जो गलत हैं वो आप पता लगा सकते हो, या फिर जब आपको लगता है स्टेटमेंट ट्रू है वो डायरेक्ट पता लग सकती है। रेंट एक फैक्टर इनकम है जो मुझे लग रहा है, देखो ठीक है। ये कहता है रॉयल्टी फैक्टर इनकम नहीं है, जबकि रॉयल्टी फैक्टर इनकम होती है, मतलब कि ये स्टेटमेंट गलत है। टैक्स एक फैक्टर इनकम नहीं होती, टैक्स एक ट्रांसफर पेमेंट होती है, यानी ये भी गलत है स्टेटमेंट। सब्सिडीज एक फैक्टर पेमेंट है, ये भी गलत है, ये भी ट्रांसफर पेमेंट है। तो आपकी रेंट एक अकेली फैक्टर इनकम है, जो कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट 4 होते हैं ना, तो इसका मतलब चारों में से एक फैक्टर इनकम हमारी रेंट है। तो रेंट इज अ फैक्टर इनकम, दैट स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कवर्ड अंडर द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। आपको डोमेस्टिक टेरिटरी का मीनिंग पता है? इस डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इसमें से क्या इंक्लूड होता है। यानी कि जब पूछा है कि कोई एक स्टेटमेंट ही, कोई एक एग्जांपल इंक्लूड होगा तो बाकी 3 नहीं होंगे। SBI in London, Google office in India, office of Tata Motors in Australia and Russian embassy in India। इसमें से कौन सी चीज इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन लंदन, अगर SBI लंदन में है, कोई भी बैंक की ब्रांच, इंडिया की कोई भी बैंक की ब्रांच अगर किसी भी फॉरेन कंट्री में है, वो उन्हीं की टेरिटरी मानी जाएगी, इंडिया की टेरिटरी में नहीं मानी जाएगी। तो ये तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा। गूगल ऑफिस इन इंडिया, ऑफिस ऑफ टाटा मोटर्स, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लंदन में है, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं है। ऐसी ही हमारी कंपनी, कोई भी प्राइवेट कंपनी कोई भी अगर ऑस्ट्रेलिया के अंदर या फॉरेन कंट्री में है, वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं हो सकता। अगर रशियन एम्बेसी इंडिया के अंदर है तो वो रशियन टेरिटरी मानी जाएगी, इंडिया टेरिटरी। अगर इंडियन एम्बेसी किसी फॉरेन कंट्री में है तो वो इंडियन टेरिटरी मानी जाती है। इसका मतलब ये भी नहीं होगा। लेकिन जो गूगल ऑफिस, जिस तरीके से हमारी कोई प्राइवेट कंपनी ऑस्ट्रेलिया में है तो वो उनकी टेरिटरी में है। तो अगर कोई प्राइवेट बाहर की कंपनी, गूगल का ऑफिस अगर इंडिया में है,
तो हमारी टेरिटरी में इंक्लूड किया जाएगा। द गूगल ऑफिस इन इंडिया इज द करेक्ट आंसर। मैंने आपको चारों पॉइंट समझा दिए इसके। अब बताने विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। इसमें से कौन सा इंटरमीडिएट, यानी कि आपको फाइनल इंटरमीडिएट में डिफरेंस है पता है, मैं साथ साथ बताता जाऊंगा। इसमें से कौन सा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है? परचेज ऑफ पल्सेस बाय कंज्यूमर्स, मशीन परचेज बाय फर्म, व्हीट यूज बाय फ्लोर मिल एंड व्हीट यूज बाय हाउस होल्ड्स। देखो जो पल्सेस कंज्यूमर्स खरीदेंगे अपने कंजम्पशन के लिए, वो क्या होगा? वो फाइनल प्रोडक्ट होगा, ठीक है, दिस इज फाइनल। अगर मशीन फर्म परचेज करती है वो भी इंटरमीडिएट नहीं है, वो भी फाइनल है। अगर पल्सेस की तरह व्हीट यूज करते हैं हाउस होल्ड कंज्यूमर्स, तो वो भी फाइनल है क्योंकि वो अपने फाइनल कंजम्पशन खरीद रहे हैं। लेकिन व्हीट, अगर फ्लोर मिल अगर व्हीट यूज करती है, उस व्हीट से वो क्या बनाएगी? फ्लोर बनाएगी। तो गेहूं से आटा बनाएगी, तो वो उसके लिए रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल से वो फिनिश गुड्स बना रही है जो आगे बेचेगी। इसका मतलब व्हीट फ्लोर मिल जो यूज कर रही है वो उसके लिए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया कौन कौन सी चीज इसमें फाइनल है और एक चीज इसमें इंटरमीडिएट है, वो हमने कैलकुलेट कर ली। ऐसे ही बताओ इसमें से, देखो पूरे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ फाइनल गुड। ध्यान कर, नॉट लिखा हुआ है। कौन सा इसमें से फाइनल गुड का एग्जांपल नहीं है? ठीक है, समझ गए ना? विच इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ फाइनल गुड, यानी कि आपको क्या पता लगाना है? एक इंटरमीडिएट का एग्जांपल बचाना है। एक चीज इसमें से फाइनल गुड नहीं है तो पता लगाना है। देखो, चॉक डस्टर परचेज्ड बाय अ स्कूल। अगर चॉक डस्टर स्कूल परचेज करता है, वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है? ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है क्योंकि इसको सर्विसेज देने में यूज किया जा रहा है। फर्टिलाइजर्स अगर फार्मर यूज कर रहे हैं, वही फिनिश प्रोडक्ट बनाने में काम आ रहे हैं, वो भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। व्हीट अगर फ्लोर मिल यूज करते, पिछला एग्जांपल हमने देखा था, वो भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। इसका मतलब सारे इंटरमीडिएट है। तो सारे इंटरमीडिएट है मतलब कि इसमें से एक भी एग्जांपल फाइनल गुड का नहीं है, ठीक है ना। तो पूछा था कौन सा इसमें से फाइनल गुड नहीं है, तो तीनों ही नहीं है, मतलब ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो मैंने आपको ये सारा ये भी करके दिखा दिया कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को समझना पड़ना है। क्वेश्चन नंबर 6, sugar purchased by a sweet shop is a dash good while it is a dash good when it is purchased by consumer। अगर एक स्वीट शॉप, मिठाई की दुकान वाला शुगर खरीदता है तो वो कौन सा गुड है, और वो कौन सा गुड कहलाएगा अगर वही चीज अगर कंज्यूमर खरीदता है? कैपिटल फाइनल, फाइनल इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट फाइनल या फाइनल प्रोड्यूसर? शुगर परचेज, अगर स्वीट शॉप शुगर खरीदती है, उससे वो मिठाई बनाएगी चीनी से, तो उसके लिए क्या बन जाएगा? वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन जाएगा। और अगर वही गुड कंज्यूमर खरीदता है अपने लिए, तो फिर क्या बन जाए? फाइनल गुड बन जाता है। तो पहला पार्ट इंटरमीडिएट का, दूसरा पार्ट फाइनल का है, तो इसका 6 का हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर इनकम। आपकी दो टाइप की इनकम होती है, फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम। इसमें से कौन सी ट्रांसफर इनकम है? बोनस, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, कंपनसेशन एम्प्लॉयर, या ऑल ऑफ द अबव? ऑल ऑफ द अबव को देखकर उस पर कूदना नहीं चाहिए कि हाँ ये तो यही आंसर आएगा, नन या ऑल को देख के, ऐसा नहीं करना चाहिए। ट्रांसफर इनकम जो होती है जिसको पेमेंट की जा रही है बस उस बंद में कुछ लिया नहीं जा रहा या दिया नहीं जा रहा, वन वे ट्रैफिक की तरह, वन वे पेमेंट की तरह। तो बोनस तो काम करने के बदले मिलता है, सैलरी के साथ बोनस मिलता है काम करने के बदले में, तो ये तो ट्रांसफर इनकम नहीं होती, फैक्टर इनकम है। अगर एम्प्लॉयर से कंपनसेशन मिले, वो भी काम करने के बदले मिल रहा है, लेकिन ये बेरोजगारी भत्ता यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस जो है, बेरोजगारों को मिलता है अलाउंसेस, ये काम करने के बगैर मिल रहा है, तो डेट इज ट्रांसफर इनकम। क्योंकि बाकी दोनों बोनस और कंपनसेशन जो है वो फैक्टर इनकम है, क्योंकि दे आर अर्न्ड आफ्टर सर्विंग द एम्प्लॉयर। बाकी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस किसी को भी काम किए बगैर मिलता है, इसलिए ये हमारे लिए ट्रांसफर इनकम कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 8, फाइनल गुड्स are those goods which are used either for definition पूछी है, which are used either for dash or for dash। किस लिए यूज होती है? कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन रीसेल, रीसेल इन्वेस्टमेंट, या रीसेल फॉर द प्रोडक्शन। फाइनल गुड्स ऐसे चीज होती हैं जो कभी भी रीसेल नहीं होती। फाइनल गुड्स या तो कंजम्पशन में काम आएंगी या इन्वेस्टमेंट में काम आएंगी। इसका मतलब इसका ऑप्शन है ए। बाकी तीन ऑप्शन रीसेल लिखा हुआ है और फाइनल गुड्स तो रीसेल होते ही नहीं, तो तीनों ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली वैसे ही कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 9, डेप्रिसिएशन मींस, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है इसके अंदर से? ए पार्ट, डिस्ट्रक्शन ऑफ अ प्लांट इन अ फायर एक्सीडेंट,
B. Loss of fixed assets over time due to wear and tear. C. Loss of fixed assets in an earthquake. D. Closure of plant due to lockout. इसमें से कौन सा एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन का है? अगर फायर एक्सीडेंट से प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाए, अर्थक्वेक की वजह से फिक्स्ड एसेट्स लॉस हो जाए या लॉकआउट की वजह से प्लांट लॉस हो जाए, इनमें से एक भी चीज डेप्रिसिएशन नहीं है। लेकिन अगर फिक्स्ड एसेट्स का यूज होता है वियर एंड टियर, घिसावट की वजह से, यूज की वजह से, टाइम टू टाइम, वो हमारा डेप्रिसिएशन कहलाता है। तो बाकी तीनों चीजें जो हमारे पास है वो कैपिटल लॉस है। फायर की वजह से प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाए, अर्थक्वेक की वजह से फिक्स्ड एसेट्स खत्म हो जाए या लॉकआउट से प्लांट बंद हो जाए, तो ये डेप्रिसिएशन नहीं है, ये तो कैपिटल लॉस है हमारा। लेकिन फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू अगर कम हो रही है वियर एंड टियर की वजह से, वो डेप्रिसिएशन की कैटेगरी में आएगा। Which of the following is an example of intermediate goods? इसमें से कौन सा इंटरमीडिएट गुड है? बताओ, इसमें से कौन सा इंटरमीडिएट गुड है? कार सोल्ड बाय डीलर ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, स्टील एंड सीमेंट यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट अ फ्लाईओवर, फर्टिलाइजर परचेज बाय फार्मर, या ऑल ऑफ दीज? Which of the following is an example of intermediate goods? देखो, अगर कार एक डीलर बेचता है सेकंड हैंड गुड्स, सेकंड हैंड कार्स का है, कार नहीं कार्स है, सेकंड हैंड कार्स बेचने वाला डीलर का कार बेचता है, तो वो तो रीसेल हो रही है, तो इंटरमीडिएट गुड तो रीसेल होते ही है। यस, इट इज इंटरमीडिएट गुड। स्टील एंड सीमेंट यूज टू कंस्ट्रक्ट अ फ्लाईओवर, अगर स्टील एंड सीमेंट यूज किए जा रहे हैं फ्लाईओवर बनाने के लिए, तो वो भी हमारे लिए क्या है? वो भी हमारे लिए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, क्योंकि इससे फ्लाईओवर बनेगा। और फर्टिलाइजर अगर परचेजर फार्मर परचेज करता है, तो वो भी उसके लिए खेती बाड़ी करने के लिए काम आ रहा है, इसलिए वो भी फाइनल गुड्स नहीं है, वो भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स है। तो इसका मतलब तीनों के तीनों इंटरमीडिएट गुड्स हैं, तो ऑल ऑफ दिस का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको अभी आज इस वीडियो के अंदर मैंने कुछ अच्छे 10 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं, और अगली वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस कराऊंगा। तो बी रेडी फॉर दैट, ऑन बी सेफ, बी हेल्दी, और आगे आने वाले वीडियोस के अंदर तैयार रहो। बी कनेक्टेड विद लर्निंग कॉमर्स। थैंक यू वंस अगेन, गुड बाय, एंड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट वीडियो फॉर द सेम। हम अगली वीडियो के अंदर भी नेशनल इनकम के ही कुछ इस तरह से MCQ करने जाएंगे। ओके, थैंक यू वंस अगेन, गुड बाय।